मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक ऐसी इमारत के सामने जिसे हर हिंदुस्तानी जानता है, इंडिया गेट के नाम से। दूर से देखो तो ये सिर्फ एक मोन्यूमेंट की तरह ही लगता है, लेकिन इसकी दीवारों में छुपी है हजारों कहानियाँ, बहादुरी की, कुर्बानी की और दर्द की। ऐसे दर्द की जो उन सिपाहियों का था जिन्होंने अपनी जान तो दे दी, लेकिन उस देश के लिए, उस मुल्क के लिए जिसके झंडे के नीचे वो लड़ रहे थे, जिन्होंने उन्हीं के देश को गुलाम बना रखा था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, जब ये मोन्यूमेंट बनाया गया था तब इसका नाम इंडिया गेट भी नहीं था। तो आखिर ये बनाया किसने था और इसको बनाने का पर्पस क्या था, और इस इमारत की दीवारों पर लिखे नाम किसकी कहानियां बयां करते हैं, और कैसे एक ब्रिटिश वॉर मेमोरियल इंडिया की पहचान बन चुका है। आज हम सिर्फ इंडिया गेट को देखेंगे ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपी उन आंसुओं की, उन कुर्बानियों की और उन सच्चाइयों को समझेंगे जिनको अक्सर लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया गेट की वो कहानी जो शायद ही आपने कभी पहले सुनी हो। इंडिया गेट आखिर क्यों बनाया गया था, इस सवाल को ढूंढने के लिए हमें कम से कम एक सदी पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में जब भारत आज़ाद भी नहीं था और भारतीयों के ज़्यादातर फैसले लंदन में लिए जाते थे। साल था 1914। पूरे यूरोप में एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेटे में ले लिया, जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर 1। ये जंग ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की थी, लेकिन इस जंग का भार भारत के कंधों पर भी डाल दिया गया। ब्रिटिश एम्पायर को सोल्जर्स की जरूरत थी और उसने अपनी सबसे बड़ी कॉलोनी इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया। अगले कुछ सालों में 15 लाख से भी ज्यादा भारतीय सिपाही और सहायक कर्मचारी ब्रिटिश आर्मी के लिए रिक्रूट किए गए। इनमें पंजाब के किसान थे, राजस्थान के जवान थे, उत्तर प्रदेश के मजदूर थे और ऐसे आम लोग थे जो शायद ही अपने गाँव से या फिर जिलों से कभी बाहर भी निकले थे, लेकिन अब उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भेजा जा रहा था। फ्रांस की खूनी ट्रेंचेस में, बेल्जियम के वेस्टर्न फ्रंट पर, टर्की के गैलीपोली कैंपेन में, ईरान के मेसोपोटामिया में और ईस्ट अफ्रीका के घने जंगलों तक। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उन लोगों के लिए एक अनजान दुनिया थी। अलग जुबान, अलग मौसम, हर पल मौत का खतरा। सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि ये सिपाही अपनी जिंदगी के लिए भी नहीं लड़ रहे थे, वो उस साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे जिसने उनके अपने देश को गुलाम बना रखा था। उनसे ये नहीं पूछा गया कि वो जंग लड़ना चाहते हैं या नहीं, उनसे ये नहीं पूछा गया कि वो किसके लिए अपनी जान देने जा रहे हैं, और फिर भी उन्होंने अपना फर्ज निभाया। लेकिन हर सिपाही का एक घर होता है जहां उसका कोई इंतजार कर रहा होता है, और वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने तक 74,000 से भी ज्यादा भारतीय सिपाही कभी अपने घर ही नहीं लौट सके। वो वहीं शहीद हो गए, अपने घर से हजारों मील दूर। किसी माँ का बेटा, किसी बच्चे का बाप हमेशा के लिए उन जंगों की मिट्टी में दफन हो गया जो उनकी अपनी भी नहीं थी। उन्हीं हजारों कुर्बानियों की याद में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में एक वॉर मेमोरियल बनाने का फैसला किया, एक ऐसा मेमोरियल जो आज इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये बना था तब ये भारतीय आज़ादी का प्रतीक नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के लिए, जो भारतीय सिपाहियों ने जान दी थी, उनके लिए बनाया गया एक वॉर मेमोरियल था। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी थी, लाखों जिंदगियां इस जंग की भेंट चढ़ चुकी थी, जिसमें से हजारों की तादाद में भारतीय सिपाही भी शामिल थे। ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि इन शहीदों के लिए एक ऐसा वॉर मेमोरियल बनाया जाए, यहाँ एक ऐसी इमारत खड़ी की जाए जो हजारों सालों तक इनकी कुर्बानियों की गवाही दे। और इस काम की जिम्मेवारी सौंपी गई उस दौर के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट में से एक सर एडविन लुटियंस को। ये वही शख्स थे जिनको पूरी दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा दिया गया था। राष्ट्रपति भवन से लेकर राजपथ तक और पूरी इंपीरियल दिल्ली के पीछे इसी एक पर्सन का विजन था। लुटियंस ने इस मेमोरियल के डिजाइन के लिए प्रेरणा ली थी फ्रांस के मशहूर आर्क द ट्रायम्फ से, एक ऐसा विक्ट्री आर्च जो जंग में शहीद हुए फ्रेंच सोल्जर्स की याद में बनाया गया था। लेकिन उसने उस डिजाइन को जैसे का तैसा नहीं उठाया। उसने उसकी बाहरी सजावट और डेकोरेटिव डिटेल्स को हटा दिया। उसकी जगह उसने कुछ और ज्यादा शांत, ज्यादा गरिमा में और ज्यादा टाइमलेस चीज बनाई। एक विशाल पत्थर का आर्च, ना कोई शोर शराबा, ना कोई अजीब तरह की डेकोरेशंस, सिर्फ एक मजबूत, सादगी भरा और शाश्वत स्मारक। भरतपुर के शहद रंग के सैंडस्टोन से बना ये मॉन्यूमेंट किसी जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं था, ये उन लोगों की याद में था जो कभी घर लौटकर नहीं गए। एक विक्ट्री आर्च से ज्यादा ये एक मॉन्यूमेंट ऑफ रिमेम्बरेंस था। इस मेमोरियल की कहानी कागज पर नहीं, पत्थरों पर लिखी गई। 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कैनाट ने इसकी नींव रखी। उस दिन से लेकर अगले 10 सालों तक मजदूरों, इंजीनियर्स और क्राफ्ट्समैन ने मिलकर इस भव्य स्ट्रक्चर को आकार दिया। और फिर लगभग एक दशक बाद 12 फरवरी 1931 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया।
लेकिन उस वक्त इसको इंडिया गेट नहीं कहा जाता था। इसका असली नाम था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, एक ऐसा नाम जो इसके असली उद्देश्य को बयां करता था, भारत के उन सिपाहियों को याद रखना जो ब्रिटिश एम्पायर की जंगों में शहीद हुए थे। अब आप जरा इन दीवारों को गौर से देखिए। दूर से ये सिर्फ एक पत्थर नजर आते हैं, लेकिन पास जाकर देखो तो हर तरफ नाम ही नाम दिखाई देते हैं। हजारों नाम कतार दर कतार पत्थर पर हमेशा के लिए अमर कर दिए गए। इंडिया गेट पर 13,300 से ज्यादा ब्रिटिश और भारतीय सिपाहियों के नाम अंकित हैं, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऑपरेशंस और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के दौरान शहीद हुए। और आर्च के ऊपर लिखे गए शब्द उन जंगों की याद दिलाते हैं जहां भारतीय सिपाहियों ने अपनी जान दे दी। ये सिर्फ जंगों के नाम नहीं है, ये उन मैदानों के नाम है जहां हजारों भारतीय सिपाहियों ने अपना खून बहाया। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंसान है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पिता। हर नाम के पीछे एक चेहरा था, एक परिवार था, एक गांव था, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी था जो उनके लौटने का इंतजार कर रहा था, सिर्फ उनके एक खत का या उनकी एक झलक का। लेकिन कई घरों का इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ, और शायद इसीलिए इंडिया गेट सिर्फ पत्थर का बना हुआ एक आर्च नहीं है, ये उन अधूरी कहानियों का संग्रह है जो जंग के मैदान में तो खत्म हो गई, लेकिन यादों में आज भी जिंदा है। लेकिन इंडिया गेट की कहानी सिर्फ उन नामों तक ही सीमित नहीं है जो इसके पत्थरों पर लिखे गए हैं। इस आर्च के पीछे एक ऐसी चीज मौजूद है जिसने इस स्मारक को कॉलोनियल वॉर मेमोरियल से बदलकर भारतीय भावनाओं और कुर्बानियों का प्रतीक बना दिया। वहाँ एक काले संगमरमर की एक छोटी सी संरचना नजर आती है, उसके ऊपर एक राइफल रखी गई है उल्टे रुख में, बैरल जमीन की तरफ झुका हुआ, और राइफल के ऊपर टिका हुआ है एक सैनिक का हेलमेट। इसके चारों तरफ जल रही है अनंत लौ की रोशनी। दिन हो या रात हो, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, ये लोग कभी बुझती नहीं है। ये है अमर जवान ज्योति, अमर जवान की अमर लौ। लेकिन अमर जवान ज्योति की कहानी शुरू होती है 1971 की उस जंग से जिसने दक्षिण एशिया का इतिहास ही बदल दिया। दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने अंतिम चरण में था। सिर्फ 13 दिन तक चली इस जंग ने इतिहास की सबसे निर्णायक सैन्य जीतों में से एक को जन्म दिया। पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश का जन्म हो गया। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। इस युद्ध में 3900 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। जंग के बाद देश को महसूस हुआ कि आजाद भारत में शहीदों के लिए एक ऐसा यादगार होना चाहिए जो उनकी कुर्बानी को हमेशा के लिए अमर बना दे। तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। 26 जनवरी 1972 रिपब्लिक डे के दिन इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया गया। एक एटर्नल फ्लेम, एक ऐसी लो जो कभी न बुझे, और शायद इससे बेहतर प्रतीक कोई हो भी नहीं सकता था, क्योंकि पत्थर और मूर्तियां स्थिर होती हैं, लेकिन एक लो जीती हुई लगती है। वो हिलती है, कांपती है, सांस लेती हुई महसूस होती है, जैसे वो हर शहीद की याद को जिंदा रखे हुए है। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो पूरे 50 साल तक चला। 26 जनवरी 1972 से लेकर जनवरी 2022 तक हर रिपब्लिक डे, हर इंडिपेंडेंस डे, हर सुबह, हर रात ये लो लगातार जलती रही। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के जवान दिन रात इसकी रक्षा करते रहे, गार्ड बदलते रहे, मौसम बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन ये लो हमेशा से ही जलती रही। इसलिए नहीं कि कोई उसे देख रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ यादें कभी बुझनी नहीं चाहिए। जनवरी 2022 में लगभग 50 साल बाद अमर जवान ज्योति की लो को पास ही बने नेशनल वॉर मेमोरियल की एटर्नल फ्लेम में सम्मिलित कर दिया गया। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, चाहे लो का स्थान बदला हो या फिर यादगार का रूप, उसके पीछे छुपी कुर्बानियां आज भी उतनी ही अमर है जितनी उस दिन थी जब पहली बार ज्योति जलाई गई थी। लेकिन इंडिया गेट के पास एक ऐसी और जगह है जिसे लोग देखते हैं लेकिन अक्सर उसकी कहानी नहीं जानते। एक खाली कैनोपी जो ब्रिटिश राज के सबसे ताकतवर इंसान की मूर्ति को संभाले हुए थी, और आज यहाँ पे खड़े हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इंडिया गेट सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है, ये अपने अंदर काफी सारी कहानियां और ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो लोग अक्सर यहाँ पे आके भी देख नहीं पाते। हर साल करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, लॉन्स पर बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। सबसे पहले इसके स्केल को समझिए। इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई 42 मीटर्स है, यानी कि एक 14 मंजिला बिल्डिंग जितनी। ये देखने में दूर से तो काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन इसके स्केल को प्रॉपरली समझने के लिए आपको इसके नीचे खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि सर एडविन लुटियंस ने इसको कितने बड़े और भव्य स्केल पर डिज़ाइन किया था। इंडिया गेट की दीवारों पर लगभग 13,300 नाम अंकित किए गए हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक
इन नामों में कई जगह कुछ मतभेद भी देखने को मिले हैं। कुछ नामों की जगह उनकी एब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं। कुछ जगहों पर रिकॉर्ड्स और इंस्क्रिप्शन में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है। और इतिहास की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पूरी तरह से आज तक नहीं मिल पाया। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी फैक्ट की। ये जो आप पीछे सड़क देख रहे हैं ना, इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक, पहले सड़क का नाम हुआ करता था राज्य पथ, जिसका मतलब होता था राजा का रास्ता। लेकिन सितंबर 2022 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इस सड़क का नाम चेंज करके रख दिया गया कर्तव्य पथ, यानी कि फर्ज का रास्ता। नए लॉन्च, नई लाइटिंग, नए पब्लिक स्पेसेस और बेहतर विजिटर फैसिलिटीज के साथ आज इंडिया गेट तक पहुंचने का अनुभव पहले से काफी अलग है। मॉन्यूमेंट तो वही है, लेकिन उस तक पहुंचने का सफर थोड़ा सा बदल चुका है। अगर आपने इंडिया गेट को सिर्फ दिन में या रात की भीड़ में देखा है तो मुमकिन है कि आपने इंडिया गेट का सबसे खूबसूरत रूप अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि सुबह के 5 बजे ये जगह पूरी तरह से बदल जाती है। और इसके पीछे कुछ क्लियर और खास रीजंस हैं। पहला रीजन है फोटोग्राफी। गोल्डन आवर के शुरुआती पलों में इंडिया गेट शायद पूरी दिल्ली का सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक लोकेशन में से एक बन जाता है। लेकिन इंडिया गेट का असली जादू उसकी फोटोग्राफी में भी नहीं, बल्कि उसके माहौल में है। सुबह 5 बजे आप उस आर्च के बिल्कुल नीचे खड़े हो सकते हैं उन 13,300 नामों के सामने। और ऐसा कई बार होता है जबकि आप बिल्कुल अकेले खड़े होते हैं और आपके पास उस टाइम कोई भी नहीं होता, जो कि दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ महसूस करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और तीसरा रीज़न है मौसम। खासकर सर्दियों के टाइम पे एक ठंडी ठंडी हवा, वैसे तो गर्मियों में भी आपको वो वाली हवा महसूस करने को मिल जाएगी जो मौसम सुबह के 5 बजे आपको यहाँ इंडिया गेट के सामने खड़े होकर महसूस करने को मिलता है, वो पूरी दिल्ली में आपको कहीं भी महसूस करने को नहीं मिलेगा। और इसलिए अगर आप इंडिया गेट आएँ तो अलार्म थोड़ा जल्दी का लगा के आना। मेरी मानो तो आप 5 बजे एक बार इंडिया गेट ज़रूर आके देखना, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कि ये इमारत कितनी खामोश, कितनी शांत और कितनी सारी कहानियाँ लिए खड़ी है। मेरी मानो तो आप एक बार 5 बजे ज़रूर आके देखना और मुझे बताना कि आपको कैसा फील हुआ और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आज हमने इंडिया गेट को सिर्फ देखा ही नहीं, हमने उसे समझने की कोशिश की। पत्थरों से बनी एक इमारत के रूप में नहीं, बल्कि उन कहानियों के रूप में जो इसके अंदर आज भी जिंदा है। कुछ जगहें सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं होती, वो वक्त को संभाल के रखती हैं। और इंडिया गेट उन्हीं जगहों में से एक है। ये याद दिलाता है कि हर शहर की चमक के पीछे कुछ कहानियाँ होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसीलिए इंडिया गेट की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका आर्किटेक्चर नहीं, इसकी हाइट नहीं, इसकी लाइटिंग भी नहीं, बल्कि ये है कि एक सदी के बाद भी ये लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ इमारतें वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं और कुछ वक्त को ही अपने अंदर संभाल कर रखती हैं, और इंडिया गेट उन्हीं में से एक है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप भी ऐसी जगहों की उन कहानियों को जानना चाहते हैं जो ज़्यादातर लोग देख कर भी नहीं देख पाते, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे एक और जगह, एक और कहानी और एक और सफ़र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।